जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी के लिए जो मूल विधि का हैंड रिटन नोट से रिवीजन कर रहे थे, उसी के अंतर्गत हम लोग मानव अधिकार संरक्षण एक्ट जो 1993 में आया था उसी का रिवीजन करने वाले। वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि आप लोग इस पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बात करते हैं मानव अधिकार का उल्लेखित संविधान में उल्लेखित है। यह भाग 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक कर्तव्य में है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्तमान में प्राप्त अधिकार के प्रकार के, तो ये टोटल 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त है हम लोगों को। पहला जो है समानता का अधिकार है, जो कि 14 से 18 आर्टिकल में है। वहीं पे दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, यह आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। तीसरे नंबर पर जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि 23 और 24 में है। और वहीं पे जो है चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से लेकर के 28 तक आर्टिकल में है। वहीं पे छठे नंबर पर जो है सांस्कृतिक अधिकार है, जो कि 29 और 30 आर्टिकल में है। और नेक्स्ट छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि 32 आर्टिकल में है। और यहीं पे एक संपत्ति का अधिकार जो 31 में था वो बाद में समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है, और यह सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की जिम्मेवारी है मौलिक अधिकार की रक्षा करने का। नेक्स्ट है कि मानव अधिकार संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कौन कौन से हुए, तो 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार महासभा हुआ था, जिसमें UDHR की स्थापना यहीं पर हुआ था। नेक्स्ट है कि मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा हुआ था और भारत इसका हिस्सा बना था। और UDHR में 30 अनुच्छेद बताए गए हैं। UN मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय है, और वहीं 15 मार्च 2006 को मानवाधिकार परिषद जिनेवा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण एक्ट, तो 1991 में पेरिस प्रिंसिप्स की शुरुआत हुआ, देशों में मानवाधिकार के लिए निकाय बनाने के प्रावधान के लिए। और इस अधिनियम को 28 सितंबर 1993 में भारतीय संसद में पेश किया गया था, और यह पारित जो है 8 जनवरी 1994 को हुआ था, और संशोधन इसमें 2006 में हुआ है। और वहीं इसमें बताया गया कि लागू उसी तिथि से होगा जब यह पेश हुआ था, यानी कि 28 सितंबर 1993 से। और इसमें भाग की बात करते हैं तो इसमें टोटल 8 भाग हैं, और जिसके अंतर्गत टोटल 43 धाराएं आती हैं। नेक्स्ट इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य जो है मानव के अतिक्रमण के खिलाफ दंड निर्धारित करने के लिए, ताकि ह्यूमन राइट्स संरक्षित रहे। भाग 1 जो है इसमें प्रारंभिक का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत धारा 1 आती है। धारा 1 की बात करते हैं तो धारा 1 जो है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उल्लेख है। फिर उसके बाद धारा 2 जो है इसमें परिभाषा का उल्लेख है। और धारा 2A जो इसमें सशस्त्र बलों की परिभाषा है, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की है। नेक्स्ट धारा है धारा 2C, जिसमें कमीशन का उल्लेख किया गया है। और वहीं पे धारा 2D जो है इसमें मानवाधिकार की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, जिस मानवाधिकार की परिभाषा को उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है समानता, स्वतंत्रता, प्राणदैहिक और धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों व अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और ऐसे अधिकार जो न्यायालय दे वे मानवाधिकार होते हैं, और ऐसे अधिकार जो संविधान दे, और ऐसे अधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय संधि से मिले, ये सभी मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 2E की, जिसमें है मानवाधिकार न्यायालय के उल्लेख है, जो निकाय धारा 30 में उल्लेखित हो। नेक्स्ट धारा जो है धारा 2F, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संविधा का उल्लेख है। मानवाधिकार को संरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संविधाएं होती हैं, जिस प्रकार 16 दिसंबर 1966 में हुई, तथा इस प्रकार की अन्य संविधाएं भी इसमें अभिप्रेत हैं। नेक्स्ट है भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 जो है जिसके अंतर्गत धारा 3 से लेकर के 11 तक की धारा आती है। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उल्लेख किया गया है। इसमें धारा 3 है, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन का उल्लेख है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन जो है 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और इसमें टोटल सदस्य की बात करते हैं तो इसमें टोटल 13 सदस्य होते हैं। 13 सदस्य किस प्रकार होते हैं तो इसमें एक जो
हेड होते हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या फिर इसमें जो 5 लोग होते हैं वो फुल कालीन के लिए होते हैं, और इसमें जो 7 लोग होते हैं यह अंशकालीन के लिए होते हैं, और यहीं पे 5 लोग अन्य होते हैं। जो 5 लोग होते हैं उनमें से एक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि वर्तमान में हों या फिर रहे हों, और एक जो होंगे वह हाई कोर्ट के जज जो कि वर्तमान में हों या फिर रहे हों, और 3 जो मानवाधिकार के अच्छे जानकार होते हैं, और इसमें एक महिला होनी जरूरी है। इस प्रकार 5 + 7 + 5 + 1 मिलाकर के टोटल 13 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 4 की। तो धारा 4 जो इसमें सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति का उल्लेख है, और राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त होते हैं, लेकिन ये लोकसभा स्पीकर या फिर अध्यक्ष या फिर लोकसभा उप स्पीकर, गृह मंत्री या फिर उपसभापति सभी की सलाह लेते हैं। यदि किसी जज को NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में लाना है तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आज्ञा आवश्यक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 5 की। तो धारा 5 जो इसमें NHRC सदस्यों और अध्यक्षों की पद मुक्ति का उल्लेख है। त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को देंगे, और किन आधारों पर इन्हें हटाया जा सकता है। तो पहला जो है साबित कदाचार के आधार पर, दूसरा जो है असमर्थता के आधार पर, तीसरा जो है पागल या दिवालिया के आधार पर, और चौथा जो है शारीरिक अक्षम हो जाते हैं तब। और एक समिति का गठन होगी जिसमें राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होती है, लेकिन राष्ट्रपति वह सलाह को मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, इसके लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 6 की। तो ये जो धारा 6 इसमें कार्यकाल का उल्लेख है। इसमें अध्यक्ष जो है उनका कार्यकाल 3 साल या फिर 70 साल की आयु जो भी हो वह पहले होती है, और इसमें दोबारा नहीं बन सकते हैं अध्यक्ष। और जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष होता है, और इसमें दोबारा बन सकते हैं। अगर 70 साल में एज उनकी बाकी है तो वे दोबारा फिर से रीइलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 7। तो ये कुछ विशेष मामलों में अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर सदस्यों में से किसी एक का अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करने का उल्लेख किया गया है। विशेष मामले कौन कौन से हो सकते हैं? जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वो कार्य करेंगे तो विशेष मामले होंगे जब मृत्यु हो जाए तब, या फिर त्यागपत्र दे दे तब, या फिर अवकाश पर चले जाएं तब। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 8 की। तो इसमें पद पर रहने की शर्त का उल्लेख है। वेतन व भत्ते में कमी नहीं होगी, यानी कि जब तक वे पद पर रहेंगे उनके वेतन और भत्ते में कमी नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है धारा 10। धारा 10 जो है इसमें आयोग की प्रतिक्रिया का आयोग द्वारा विनिमय का उल्लेख है। इसमें समय समय पर अधिवेशन किए जाएंगे और समय समय पर अध्यक्ष तय करने का उल्लेख है। नेक्स्ट धारा 11 जो इसमें आयोग के अध्यक्ष या फिर सचिव व सदस्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है एक सचिव भी होगा जो कि केंद्रीय स्तर पर प्रधान सचिव रैंक का होता है, और जांच नियोक्ता भी होंगे जो कि DGP रैंक का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 3 की। तो इसमें भाग 3 की बात करते हैं। तो इसमें जो है धारा 12 से लेकर के 16 तक की धाराएं आती हैं। इसमें जो है धारा 12 जो इसमें आयोग के कार्य तथा कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत 12A जो है जिसमें NHRC में शिकायत कौन दर्ज करा सकता है। तो स्वयं संज्ञान में लेना, स्वयं जो NHRC जो है वह स्वयं संज्ञान में ले सकती है, या फिर पीड़ित करा सकते हैं, या फिर अन्य लोग, या फिर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो सकता है। और 12B की बात करते हैं तो इसमें मानव अधिकार के हनन के मामले में कार्यवाही कोर्ट की सुनवाई से पहले कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 13 की। तो ये जो धारा 13 इसमें आयोग की जांच संबंधी शक्तियों का उल्लेख है, और वहीं पे धारा 14 जो इसमें जांच का उल्लेख है। और नेक्स्ट धारा 15 जो है इसमें आयोग के समक्ष लोगों द्वारा दिए गए बयानों का उल्लेख है। और वहीं पे भाग 4 जो है जिसके अंतर्गत धारा 17 से लेकर के 20 तक की धाराएं आती हैं। इसमें प्रतिक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत धारा 17 की बात करते हैं तो शिकायतों की जांच एवं प्रक्रिया का उल्लेख है। और वहीं पे धारा 19 की बात करते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि सशक्त बलों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन पर प्रतिक्रिया धारा 19 के तहत होती है। और नेक्स्ट धारा 19(3) की बात करते हैं तो आयोग केंद्र सरकार की सहमति से रिपोर्ट तैयार करेगा। नेक्स्ट धारा 20 जो है इसमें वार्षिक व विशेष
वार्षिक और विशेष रिपोर्ट को आयोग, संसद या फिर विधानमंडल में पेश करेगा। नेक्स्ट भाग 5 की बात करते हैं, तो जिसके अंतर्गत धारा 21 से लेकर के 29 तक की धाराएं आती है। यह राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। जिसके अंतर्गत धारा 21 की बात करते हैं, तो धारा 21 जो है इसमें SHRC यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन का उल्लेख किया गया है। जो है गठन राज्य सरकार द्वारा होता है और इसमें के सदस्य जो हैं, अध्यक्ष जो होते हैं वो हाई कोर्ट के जज या फिर रिटायर्ड या फिर वर्तमान में हो सकते हैं, और अन्य जो सदस्य होते हैं वो हाई कोर्ट या फिर अन्य हाई कोर्ट के या फिर अन्य कहीं के जज हों। और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है। और यूपी में SHRC के हेड वर्तमान में बालकृष्ण नायर है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 22 की, तो जो धारा 22 है इसमें सदस्यों तथा अध्यक्षों की नियुक्ति या फिर गवर्नर द्वारा सलाह लेने का उल्लेख है। और ये जो है विधानसभा अध्यक्ष गवर्नर द्वारा सलाह लेंगे, और राज्य गृह मंत्री से सलाह लेंगे, और विधान परिषद सदन का नेता होगा, और विपक्ष का नेता या फिर परिषद और सभा दोनों के हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 23 की, तो इसमें सदस्य तथा अध्यक्ष की पद मुक्ति की प्रक्रिया का आधार का उल्लेख किया गया है। ये आधार कौन कौन से होंगे, तो साबित कदाचार या फिर असमर्थता या फिर शारीरिक अदक्षता या फिर दिवालिया का उल्लेख है। और इन सभी पर रिपोर्ट बनेगी, फिर गवर्नर के पास वह रिपोर्ट जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 24 की, तो ये जो धारा 24 का ए है इसमें अध्यक्ष की कार्यकाल का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत 3 साल का कार्यकाल या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और इसमें जो है पुनः नियुक्ति हो सकती है। नेक्स्ट धारा 24B की बात करते हैं, तो इसमें सदस्य का कार्यकाल का उल्लेख है, जिसमें 3 साल या फिर 70 वर्ष की आयु और इसमें भी पुनः नियुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट धारा 24C की बात करते हैं, तो इसमें सेवानिवृत्ति के बाद किसी अन्य सरकारी विभाग में कार्य वे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट धारा 28 की बात करते हैं, तो ये जो धारा 28 है इसमें वार्षिक रिपोर्ट का बनाने का उल्लेख है। यह जो है राज्यपाल के पास यह रिपोर्ट जाती है। नेक्स्ट भाग 6 की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत धारा 30 और 31 आती है, तो इसमें मानवाधिकार न्यायालय का उल्लेख किया गया है। इसमें धारा 30 की बात करते हैं, तो इसमें मानवाधिकार न्यायालय का गठन होने का उल्लेख है, जो कि इसका स्थापना जो है राज्य सरकार द्वारा होता है। और यह कहाँ होता है, तो प्रत्येक जिले में होता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो मानवाधिकार पर त्वरित कार्यवाही हो सके, यही इसका उद्देश्य है। और यह जो है सत्र न्यायालय को ही मानवाधिकार मामले निपटाने की शक्ति मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 31 की, तो ये जो धारा 31 है इसमें विशेष लोक अभियोजन का उल्लेख है। और विशेष लोक अभियोजन कौन जो होंगे, यह राज्य सरकार नियुक्त करेगी इसको, और यह सरकारी वकील की तरह कार्य करता है। और 7 साल का अनुभव होना चाहिए इस व्यक्ति को। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 7 की, तो भाग 7 जो इसमें धारा 32 से 35 तक की धाराएं आती हैं, और इसमें वित्त संविधाएं का उल्लेख किया गया है। जिसमें से धारा 32 की बात करते हैं, तो इसमें NHRC को केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने का उल्लेख है। और वहीं पे धारा 33 जो इसमें SHRC को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिए जाने का उल्लेख है। नेक्स्ट धारा 34 जो इसमें NHRC की लोक लेखा रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। और वहीं पे धारा 35 जो इसमें SHRC की लोक लेखा रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 8 की, जिसके अंतर्गत धारा 36 से 43 तक की धाराएं आती हैं, जिसके अंतर्गत विविध का उल्लेख किया गया है। जिसमें से धारा 37 जो है इसमें विशेष अन्वेषण दलों का गठन का उल्लेख है। और वहीं पे धारा जो 39 है इसमें NHRC या फिर SHRC के सदस्यों का लोक सेवक होने का उल्लेख है। और वहीं पे धारा 40 जो इसमें केंद्र सरकार के कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख है। और वहीं पे धारा 41 जो इसमें राज्य सरकार के कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों को यह रिवीजन का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को ये पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बाकी मैंने जीत राणा सर ने इससे ज़्यादा और भी एक्ट्स कराए हुए हैं, लेकिन मैंने टोटल यहीं तक का नोट्स बनाया था, इसलिए मैं यहीं तक आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ। अब इसके बाद मैं इस मूल विधि का रिवीजन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने इसके आगे का नोट्स नहीं बनाया। यदि आप लोग कहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर नोट्स बनाकर आप लोगों को रिवीजन करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।